नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमने 90 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो बिना बोर हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें जो इंटरटेनिंग नहीं होती हैं लेकिन यूजफुल बहुत होती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो से आपका एक क्विक रिवीजन जो है वो हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे क्योंकि समय जो है वो बहुत ही अनमोल है। तो चलेंगे पहले प्रश्न पे, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो शुरुआत करेंगे हम अपना पहले प्रश्न के साथ, और पहला प्रश्न है आपका कि इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है। आपसे पहला प्रश्न ये पूछ रहा है, इन शब्दों में किस में निर उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन है आपकी निशेष, निर्देश, निर्बल या निर्वाह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निशेष में आपका निर उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उपसर्ग होता क्या चीज है? जो शब्द की शुरुआत में आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द के आगे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे वो आपका क्या होता है? उपसर्ग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द ये निशेष नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसमें वाक्य का भेद आपको बताना है कि मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसमें वाक्य का भेद बताना है। तो ऑप्शन है सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र या मिश्रित वाक्य जो है इसमें होगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपका ये पहला सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब, ठीक है, कब हुआ, यहां तक तो है आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। दो वाक्य से मिला है ना, एक आपका प्रधान उपवाक्य यहाँ पे हो जाएगा, और कहाँ हुआ था ये आपका हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। क्या? आश्रित उपवाक्य। तो ये जो दो शब्द, दो वाक्यों से जो शब्द मिलकर जो वाक्य बना है दो, तो वो आ जाता है आपका मिश्रित वाक्य। तो इस वाक्य के अंतर्गत कौन सा भेद है? तो वो आपका मिश्रित वाक्य आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाबी आपकी प्राचीन भाषा नहीं है। और अपभ्रंश, प्राकृत और ये संस्कृत, ये तीनों ही आपकी प्राचीन भाषा है, लेकिन पंजाबी जो है वो आपकी प्राचीन भाषा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष का है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, या मैं हल करने की तलाश में हूँ। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये सही है, क्योंकि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यहाँ पे ये शब्द सही लग रहा है। यहाँ जो है इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, का है, ये तो गलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पाहुना का पर्यायवाची आपसे पूछा है कि पाहुना का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन है कृषक, जम्बुक, आगंतुक या आदित्य। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगंतुक। ठीक है, पाहुना का पर्यायवाची होगा आपका आगंतुक। अन्य पर्यायवाची आपको बता दें तो पाहुना का अर्थ होता है मेहमान, मेहमान, अभ्यागत, अभ्यागत, अतिथि। ठीक है, ये सब आपके जो इसके हो जाएंगे पाहुना, पाहुना के पर्यायवाची हो जाएंगे ये सब। अगर आपसे आगंतुक पूछ ले, मेहमान पूछ ले, अभ्यागत या अतिथि, ये सब पाहुना के पर्यायवाची होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम, दुश्मन, मतंग, स्वजन। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंदन का पर्यायवाची हेम होगा। इसके अन्य पर्यायवाची आपको बता दें तो महारजत, महारजत हो जाएगा इसका पर्यायवाची, सोना, स्वर्ण, कंचन और कनक, ये सब आपके कुंदन के पर्यायवाची हो जाएंगे या हेम के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ड्राउनिंग मैन कैचेस स्ट्रॉ का अर्थ है। आपसे पूछ रहा है ड्राउनिंग अ मैन कैचेस अ स्ट्रॉ का आपसे हिंदी अर्थ पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूबने वाले को तिनका सहारा देता है। ठीक है, ये एक मुहावरा भी है कि डूबते को तिनके का सहारा, इसका अर्थ यही है।
ड्रॉनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, डूबने वाले को तिनका सहारा देता है। यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? आपसे पूछ रहा है अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट में आपका अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ है आपका आपादान तत्पुरुष समास। क्या है? आपादान तत्पुरुष समास है आपका, अधिकरण नहीं है। ठीक है, अधिकरण इन तीनों में है, पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, इन सब तीनों में अधिकरण है, लेकिन धर्मभ्रष्ट में आपका आपादान तत्पुरुष है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सफलता ना मिलने पे दुखी होना को क्या कहते हैं? सफलता ना मिलने पे दुखी होने के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ। ठीक है, जब सफलता नहीं मिलती है और हम दुखी हो जाते हैं तो उसका हमें बहुत क्षोभ होता है। ठीक है, क्षोभ आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, खाने की इच्छा के लिए आपको एक शब्द बताना है, तो ऑप्शन है विभूछा, बुभुक्षा, विभूछा या भुभुक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा जो बुभुक्षा है, ये खाने की इच्छा का राइट शब्द है, बुभुक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शन में जो ये 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको ऐसा कौन सा वाक्य नहीं शब्द नजर आ रहा है जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ्य ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खा। खा जो है वो आपका स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत भी आता है, कंठ्य ध्वनि के अंतर्गत भी आता है, अघोष और महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आता है। खा आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? सूचना, परिपत्र, आज्ञा पत्र, अधिसूचना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो वो परिपत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर है, क्या? परिपत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? ऑप्शन है नियम, आदेश, कर्तव्य, चेतावनी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम अधिसूचना का प्रयोग जो है वो कर्तव्य के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कर्तव्य के लिए अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये अधिसूचना का प्रयोग किसी विशेष नियम, आदेश या चेतावनी के लिए कर सकते हैं, लेकिन कर्तव्य के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्याधिकरण, संबंधीकरण, समानाधिकरण या समुच्चय बोधक। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो शब्द वाक्यांशों तथा वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा स्पीड से सॉल्व करेंगे कि दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरावस्था। जब दो प्राणियों और वस्तुओं के बीच तुलना हो जाती है तो उस रूप में क्रिया हमें उत्तरावस्था में दिखाई पड़ती है, उत्तरावस्था में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? आपसे पूछ रहा है कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन है वा, फा या रा। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फा जो है वो आपकी दंतोष्ठ ध्वनि है। कौन सी? फा आपकी दंतोष्ठ ध्वनि है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वा और फा, ये दोनों ही दंतोष्ठ ध्वनि है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके ठीक है, वा और फा दोनों ही दंतोष्ठ ध्वनि है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय भट्ट के शिलालेख में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। कहाँ पर? जय भट्ट के शिलालेख में। और जय भट्ट का शिलालेख किसका है? गुजरात के नरेश का शिलालेख था। ये गुजरात के नरेश का जो थे जय भट्ट, गुजरात के नरेश, उनका शिलालेख था। वहां पर देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आहट, आवट और आस में भाववाचक तदित प्रत्यय है। क्या? भाववाचक आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? आपसे ये मुहावरा पूछ रहे हैं कि दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होगा।
ऑप्शन है गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी या पीछे पड़ना। तो दांत काट की रोटी का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गहरी दोस्ती। क्या गहरी दोस्ती आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं कि सोना का पर्यायवाची है पत्रग, ललित, चिंताकर्षक या जात रूप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर डी जात रूप। सोना को जात रूप कहते हैं। कलधौत, ये मैं वो बता रही हूँ जो महत्वपूर्ण है और जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता होते हैं। सोना का कनक, कंचन, हेम ये तो पता होगा, स्वर्ण पता होगा, लेकिन कलधौत, हाटक, हिरण्य और ये जात रूप जो था ये कम लोगों को पता होगा। तो ये भी सोना का पर्यायवाची होते हैं, कलधौत, हाटक और हिरण्य और जात रूप। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 है आपका पयोधी का संधि विच्छेद होगा। पयोधी का आप संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो यहाँ पर पयोधी का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए पया। तो पया प्लस धी इसका राइट आंसर है पयोधी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है इन निम्न में से कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपुरी जो है वो बिहारी की बोली नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 ले लेंगे अपना हम। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताना है। तो अत्यंत सुंदर है, आपको अत्यंत में रेखा है तो इसका आपको भेद बताना है। तो अत्यंत आपका हो जाएगा प्रविशेषण। क्या है? अत्यंत प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, क्योंकि ये जो है वो सुंदर की विशेषता, अर्चना जो है वो बहुत सुंदर है, तो सुंदर आपका विशेषण है और ये विशेषण की विशेषता बता रहा है और जो विशेषण की विशेषता बताता है तो वो प्रविशेषण हो जाता है। तो अत्यंत जो है वो प्रविशेषण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपका तत्सम शब्द है। आपको पूछ रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चत्वारी। चत्वारी शब्द आपका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कौन सा फारसी शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मलिदा, पैमाना, इस्तीफा या तनख्वाह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका नजर आ रहा है ये जो है ये आपका इस्तीफा फारसी भाषा का शब्द ना होकर अरबी भाषा का शब्द है। कैसा? फारसी भाषा का शब्द ना होकर अरबी भाषा का शब्द है इस्तीफा। और ये जो मलिदा, पैमाना, तनख्वाह ये सब आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या मिश्रित। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों शब्द आपके ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़ शब्द हैं, पंकज और जलज। तो ये आपका योग रूढ़ शब्द होते क्या हैं, जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और वो अपना अर्थ छोड़ के किसी अन्य शब्द का अर्थ बताते हैं। जैसे पंकज और जलज, ये इसका क्या अर्थ होता है, पंकज जलज का अर्थ होता है कमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपका समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। विच्छेद, बदलाव, विग्रह या विभक्ति। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कौन सा पद विकृत नहीं होता है, ये आपसे पूछा है। संज्ञा, अवयव, विशेषण, क्रिया। तो यहाँ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवयव जो पद है उसे विकृत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अवयव पद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। इसका हिंदी अर्थ आपको बताना है किसका। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, इसका हिंदी अर्थ होगा। ठीक है, क्या होगा? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। गुणवाचक गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। गुणवाचक जो होता है वो विशेषण का भेद होता है। तो आपका गुणवाचक यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका अतियुक्ति शब्द में संधि है। आपसे ये पूछा जा रहा है जो शब्द आपको नजर आ रहा है अतियुक्ति उसमें कौन सी संधि है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अत्युक्ति शब्द में यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है
प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, प्रत्याशा शब्द में आपको उपसर्ग आपसे पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो गया प्रति प्लस आशा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में लग के उनका रूप परिवर्तित कर देते हैं, वो होते हैं प्रत्यय शब्द। औपचारिक, ठीक है, औपचारिक शब्द में आपसे प्रत्यय पूछ रहा है कौन सा, तो यहाँ पर आए ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक में एक प्रत्यय लगा है। कौन सा? एक प्रत्यय आपका औपचारिक में लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से आपका नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, ये आपसे पूछ रहा है। तो नीलांबर शब्द में आपका हो जाएगा कर्मधारय। नीलांबर शब्द में पहला शब्द दूसरे शब्द की जो विशेषता बताता है, पहला पद जो होता है, यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता दे, वहां पर कर्मधारय समाप्त होता है। ठीक है, कौन सा समास होता है? कर्मधारय। क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं? नीला अंबर, अंबर की विशेषता बताया जा रहा है कि कैसा है वो, नीला है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। हम जो है वो कैसा पद है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा हम। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इसका राइट आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा, ले मैं सीधे आंसर बता रही हूँ क्योंकि हमें बहुत ही जल्दी सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनाधिकार सही है, आगामी भी ऐसे ही लिखा जाता है, कृपालु आपका सही है, अतिथि सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, अमृत के पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है आपसे, अमृत के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। तो यहाँ आपके अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा सुधा, पीयूष, सोम, अमी और अमे। ये जो है आपके ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। सुधा, पीयूष, सोम, अमी, अमे, ये सब अमृत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, निम्नलिखित में विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दही, खीर, मीठा, ये सब देसी भाषा के शब्द है, लेकिन आपका ये लीची जो है ये विदेशी भाषा का शब्द है, ये चीनी भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का? ये चीनी शब्द है और विदेशी भाषा का शब्द है लीची। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपका, उत से निर्मित शब्द आपसे पूछ रहा है। उत से निर्मित शब्द आपका उत प्लस चारण, उच्चारण आपका उत से निर्मित शब्द है, उच्चारण ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। और क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट मान लीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। तो सूर्य प्लस उदय क्या होगा? सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, सूर्योदय का संधि विच्छेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपका, गोदान की रचयिता, फेमस है ये गोदान, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके जो रचयिता हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद है। इनके और भी हैं जैसे सेवा सदन, सेवा सदन इनकी फेमस है, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा भी आपसे पूछ दिया जाता है, और रंगभूमि, ये मुंशी प्रेमचंद के फेमस उपन्यास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, आज आकाश में छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति में उचित शब्द भरना है। तो यहाँ पर आकाश में छाए हैं क्या? जलद, जलद मतलब बादल, जलद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आज आकाश में जलद छाए मतलब बादल छाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। इस मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है। तो इस मुहावरे का टेढ़ी खीर का अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य होना। इस विद्यालय में दाखिला मिलना वाकई कठिन कार्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट में समास पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गंगा तट में आपका तत्पुरुष समास है, गंगा का तट यानी तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपका, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द बच जाएगा। बच्चापन, बचवावन, या बचाओपन, या बचपन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपको नजर आ रहा है, बच्चा में अगर पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो बचपन बन जाएगा, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला शब्द लेंगे।
और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 में शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य जो आप देख सकते हैं तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर आपका वाह में जो है वो आश्चर्य सूचक चिन्ह लगा है और कितना सुंदर दृश्य है उसके बाद फुल स्टॉप। तो यही आपका राइट है और बाकी जो अन्य है वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता में पूछ रहा है कि कौन सा शब्द है संज्ञा का, तो स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, कि श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी को उतनी ही भगवान पर थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से पूर्ति करना है। मतलब अनुरक्ति का सीधा सीधा आपको यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विरक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुरक्ति का विरक्ति यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा जो है वो बलवती होती है। ये आपसे पूछ रहा है। तो जीवन जीने की इच्छा मतलब ऑप्शन नंबर ए जिजीविषा। जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द लिखेंगे हम, जिजीविषा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ने आपसे पूछा चरण कमल, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? चरण कमल में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पे आप वो चरण की विशेषता बता रहा है कि कमल के समान है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ आपका कर्मधारय समास सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हा, ला, मा या जा। तो ये हा है जो वो आपका ऊष्म व्यंजन है। और कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं? शा, श और श और फिर हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, देशभक्ति में कौन सा समास है? ये आपसे पूछ रहे हैं कि देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति में देश की भक्ति, तो यहाँ आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, तत्पुरुष समास। देश की भक्ति में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है कि त्रा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो त्रा ध्वनि आपके संयुक्त वर्ण में आ जाएगी, जो ता और रा, ता प्लस रा से मिलकर बनता है त्रा। तो ये संयुक्त ध्वनि के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलो यमुना किनारे सैर करने, चलो यमुना में सैर करने के लिए, चलो यमुना किनारे सैर करने चले, यही आपका राइट है। ऑप्शन नंबर सी कि चलो यमुना किनारे सैर करने चले, ये आपका प्रॉपर तरीके से लिखा है और आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, ईमानदार का विलोम शब्द। तो ईमानदार का बेईमान, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ईमानदार का बेईमान। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, रंगभूमि किसकी रचना है? तो अभी मैंने बताया था, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं सेवा सदन, करबला, गोदान, प्रेमाश्रय, सेवा सदन इनकी अन्य रचनाएं हैं जो कि फेमस हैं। और मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास था, जिन्हें इनके बेटे ने अमृत राय ने पूरा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, उर्वशी के लेखक पूछ रहे हैं। तो उर्वशी के लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर जी ने उर्वशी लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश से। तो यहाँ आपका राइट है ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण आपका हो जाएगा जा और न्या, जैसे या पढ़ते हैं, इस शब्द से मिलके बना है ज्ञा वर्ण। फिर अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन आयोगवाह है? तो आयोगवाह आपके होते हैं विसर्ग। ठीक है, दो आयोगवाह होते हैं, कौन कौन से? अंग और आहा, ये आपके आयोगवाह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 लेंगे। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऊष्म, ओष्ठ, अंतस्थ या तालव्य। तो यार अलावा आपके हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके यार अलावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63 आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी जो है वो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, सृष्टि ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 64 की सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव में आपसे संधि पूछ रहा है, विसर्ग है, स्वर है, व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, कि क्योंकि सदैव में जो होती है वो वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है सदैव में। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सदा प्लस एव हो जाएगा सदैव। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका कि प्रत्युपकार का संधि विच्छेद आपको बताना है सही। तो उसका ऑप्शन नंबर बी जो आपको नजर आ रहा है, प्रति प्लस उपकार आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या? प्रति प्लस उपकार। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। आपसे सत्याग्रह की संधि पूछ रहा है। तो ऑप्शन है यड़ संधि, वृद्धि और गुण या दीर्घ। तो राइट आंसर है यहाँ पर सत्याग्रह में सत्य प्लस आग्रह है। तो सत्याग्रह दीर्घ संधि का इसमें हो रहा है, ठीक है। कौन सी संधि आ रही है? दीर्घ संधि आ रही है। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है मनः प्लस भाव में कौन सा जो इसका है हो जाएगा संधि विच्छेद। तो ये मनोभाव का संधि विच्छेद है। किसका? मनः प्लस भाव यानी मनोभाव आपका सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कमल कैसा है? नीला है, ये कमल की विशेषता बता रहा है। तो कौन सा है समास? कर्मधारय। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है? तो उड़ रही जो है यहाँ पे कोई कर्म तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी? अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अपने चैनल पे जीके की पूरी 30+ जो है वो मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं प्लेलिस्ट। तो आप वहां से जाके जीके की यूपीपीएटी की प्रिपरेशन तो कर ही सकते हैं, और साथ में हम हिंदी के मॉक टेस्ट भी लाते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 70 है आपका, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? तो चोर का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोसक। मोसक चोर का पर्यायवाची है। और अन्य पर्यायवाची आपको बता दें दस्यु, तस्कर, इनमें से कुछ भी आपको नजर आ जाए तो वो आपका चोर का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। कुंभित, कुंभित, खनक, ये आपके चोर के पर्यायवाची हो जाते हैं। दस्यु, तस्कर, रात्रिचर, कुंभित, खनक, मोशक, ये सब आपके चोर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है कान कतरना मुहावरे का अर्थ है बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना, बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना। तो यहाँ पर कान कतरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत ही चालाक होना, ठीक है। कान कतरना यानी बहुत चालाक होना। अगला क्वेश्चन है तितली उपन्यास के लेखक फेमस है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तितली उपन्यास का जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन से लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद ने तितली लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे कि हिंदी किस भाषा की परिवार की भाषा है? तो ये आपकी भारोपीय, भारत प्लस यूरोप परिवार की भाषा है, यानी भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका हिंदी की आदि जननी। तो हिंदी की आदि जननी हम संस्कृत को मानते हैं, ठीक है। संस्कृत जो है बहुत ही प्राचीन भाषा है और हिंदी की आदि जननी भी संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें से आप देख लीजिए और इसका सही आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तहसीलदारी इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके। और अगला क्वेश्चन है युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर यहाँ पे गलत लिखा है, आपको सही बताना है। तो सही युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है अलंकार का शाब्दिक अर्थ। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, ऑप्शन नंबर राइट है। अलंकार मतलब आभूषण या गहना। अगला क्वेश्चन है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, तो वो हो जाएगा आपका अप्रमेय, ठीक है। अप्रमेय यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे
कि खे खाना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे खे खाना का अर्थ हो जाएगा बुरी दशा में रहना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। खे खाना का अर्थ है बुरी दशा में रहना। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 हो गए हैं कि पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी आपकी है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। किसकी है पंचवटी? मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 आपका किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किरण का यहाँ पे अंशु भी होता है, रश्मि भी होता है, मयूख भी, लेकिन प्रकाश जो है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। प्रकाश जो है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द पूछा है। विषाद का विपरीत शब्द हो जाएगा आह्लाद। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विषाद का आह्लाद। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। शोक का, तो शोक का विलोम शब्द हो जाएगा हर्ष। ठीक है, शोक का क्या हो जाएगा? हर्ष आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 आपका कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। काम से जी चुराने वाला, तो काम से जी चुराने वाला तो होता है कामचोर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो जान हथेली पर रखना है मतलब अपने जीवन को संकट में डालना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। जान हथेली पे रखना मतलब जीवन को संकट में डालना होता है, ना कि जान को हथेली के ऊपर रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम शब्द बताना है, तो कृत्रिम आपका हो जाएगा प्राकृतिक। ठीक है, कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना का लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है। तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ हो जाएगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। अनेक क्षेत्रों का अनुभव मतलब घाट घाट का पानी पीना। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन 88 आपका उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पर सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत प्लस ज्वल यानी उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन 89 है आपका। 89 क्वेश्चन नंबर है आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा एक नई मुसीबत में पड़ना। ठीक है, एक मुसीबत से निकल के एक नई मुसीबत में पड़ना। यहाँ पर हो जाता है आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर आपके 90 प्रश्न पूरे होते हुए कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो अच्छी, नयन, द्रग ये तो होते हैं आंखें आपके तीनों पर्यायवाची, बट द्राक्ष जो है वो आपका आंख का पर्यायवाची नहीं है। द्राक्ष आपका अंगूर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 90 प्रश्न हमने सफलतापूर्वक जो है वो पूरे कर लिए हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप चैनल